नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मनी मंत्रा में इस साल की शुरुआत हम कर रहे हैं बेटियों की कामयाबी की कहानियों के साथ। जी हां, मनी मंत्रा आपको मिलवा रहा है देश की उन कामयाब बेटियों से जो न सिर्फ प्रेरणा स्रोत है बल्कि एक आर्थिक जीवन जीने की मिसाल है और कई तरह की सीख भी देती हैं इसी मायनों में। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। कामयाब महिला बनने के बाद पहले अपनी बेटियों को कामयाब बनाए। मनी मंत्रा पर देश की कामयाब बेटियों में आज मिली राधिका गुप्ता से, जो अपने उदाहरण से कई महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी की मिसाल है। HDFC लार्ज और मिड कैप स्कीम में मर्ज होंगी 2 क्लोज एंडेड और एक ELSS स्कीम। क्या करें निवेशक इस स्कीम में, विस्तार से समझाएगा मनी मंत्रा। और अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। आपका सवाल इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड, लोन, किसी भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा, फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा सवाल है, हमें व्हाट्सएप करें 9619873567 पर। अपने सवाल आप रिकॉर्ड कर भी, यानी अपने फोन के कैमरा मोड में जाके वीडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल हमें। चलिए, तो जैसा कि आज का वादा था, हम आपको मिलवाएंगे देश की कामयाब बेटियों से और उम्मीद करते हैं कि 2022 की शुरुआत न सिर्फ इस साल की बल्कि हर साल की शुरुआत बेटियों की कामयाबी की कहानियों से हो और निरंतर हमें लगातार कामयाबी की कहानियां इस तरह अपने शो में दिखाने का मौका भी मिलता रहे। लेकिन आज बात होने वाली है एक ऐसी कामयाब बेटी की जो कि कई मामलों में, कई पैमानों पर मिसाल है। तो चलिए आगे इनकी कहानी पर विस्तार से हम बात कर रहे हैं। उससे पहले स्वागत करना चाहती हूँ एडलवाइस म्यूचुअल फंड की MD CEO राधिका गुप्ता से। राधिका जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमूमन लगातार आपसे बातचीत होती रहती है, लेकिन आज की बातचीत की खास बात यहाँ पर यह है कि नए साल की शुरुआत हम देश की बेटियों की कामयाबी या तरक्की की कहानियों के साथ शुरू करना चाहते हैं। उससे पहले आपको वैसे नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। तो आपको हम सब जानते हैं एक AMC को लीड करते हुए, एक ऐसी शख्सियत के तौर पे आपको जानते हैं जो कि लोगों को निवेश करना सिखाती हैं, निवेश की बारीकियों से रूबरू करवाती हैं। लेकिन आज इस शो पर पहला सवाल आपसे यही होगा कि कामयाब बेटी के तौर पर जिस तरह आप आज अपने माता पिता को गर्व महसूस कराती हैं, इसकी सीख, इसका परिचय आपको कहाँ से मिला, कब से मिला? तो बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी एंड आपके सारे व्यूअर्स को एक नए साल की बहुत शुभकामनाएं। और मुझे बड़ी खुशी हुई है सवाल का जवाब देने से पहले कि आपने ये बेटियों की बात से साल की शुरुआत की है, क्योंकि मुझे जब पिछले साल की भी याद आती है तो इतनी बेटियों की खूबसूरत कहानी है। ओलंपिक्स के टाइम मैंने ट्विटर पे एक हैशटैग भी डाला था कि भारत की बेटी क्या नहीं कर सकती, वो गोल्फ भी खेल सकती है, हॉकी भी खेल सकती है, वो एक कंपनी को IPO करके नायिका भी बना सकती है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये टॉपिक पकड़ा। जहां तक आई थिंक एक कामयाब बेटी होने की बात है, आई थिंक हमारी सबसे पहली ड्यूटी एक कामयाब बेटी होना है, लेटर वाइफ, लेटर एनीथिंग एल्स। एंड आई थिंक कामयाब बेटी कामयाब माँ बाप के कारण ही होती है। हर बेटी को प्रेरणा माँ बाप से मिलती है, और जो माँ बाप बेटियों को ऐसा ब्रिंग अप करें कि बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं है। मुझे याद है जब मैं बाहर कॉलेज के लिए जा रही थी तो मेरे बाप ने दे मेड अ वेरी क्रूशियल डिसीजन कि चाहे खर्चा जो भी हो, जितनी मुझे बेस्ट एजुकेशन मिल सकती थी वो मुझे देंगे। और जैसे मुझे कामयाबी मिली है, उनकी सोच भी और प्रोग्रेसिव होती गई है। तो आई थिंक कामयाब बेटी के पीछे हमेशा एक बहुत स्ट्रांग माँ बाप होते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम देश को देखें राधिका, तो जो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, महिलाओं में आर्थिक आज़ादी की समझ को लेकर कमी हमेशा से हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें और हालात बदल नहीं रहे हैं।
हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद से महिलाओं में निवेश को लेकर समझ, जागरूकता, भागीदारी बढ़ी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ नहीं हुआ है जो होना चाहिए। शायद आप और हम जैसे लोग इस बात को और आगे ले जाएं और आगे आने वाले समय में हम इस चीज में परिवर्तन देखें कि महिलाएं मर्दों से बेहतर निवेशक साबित हों, जो कि असल मायने में है भी। सवाल मेरा यहाँ पर उठता है कि आज की तारीख में भी जो हम पिछड़े हुए हैं, वो उसके पीछे क्या है बड़ी वजह? जो स्थिति पहले थी वो काफी मायनों में अब नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ अधूरापन है जहां तक महिलाओं की आर्थिक आजादी, अपनी जीवन को अपने तरह से जीने की जब बात आती है इस तमाम मामलों में। देखिए, ये बड़ा गहरा मुद्दा है। इस पे अगर आप देखें क्या क्या प्रॉब्लम है, एक तो, और मैं इस बारे में काफी सोचती हूँ, काफी पढ़ती हूँ। एक तो अगर आप देखें तो हमारी एज अ वर्किंग वुमेन पार्टिसिपेशन ही वर्कफोर्स में काफी कम है और एक्चुअली घटती जा रही है अनफॉर्चुनेटली। 27% हमारी महिला जाके कमाती हैं। तो पहले तो ये बात है। दूसरा, कमाने वाली महिला भी ये बहुत बार सोचती है, और ये इसमें कोई गरीब अमीर का फर्क नहीं है, सोशो इकोनॉमिक का फर्क नहीं है, कि ये जो निवेश का काम है ना, ये मैं किसी और को दे देती हूँ, ये मैं आउटसोर्स कर देती हूँ, कोई और कर देगा मेरे लिए, कोई फादर कर देगा, हस्बैंड कर देगा, भाई कर देगा, ये मैं खुद करना नहीं चाहती। और शायद ये इसलिए है कविता जी, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, जबकि बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। आपने जिक्र किया, एक्चुअली हिंदुस्तानी महिला सेविंग में तो बहुत अच्छी है। उसने सदियों से, क्या सालों से, सदियों से घर का बजट चलाया है, कम उसमें चलाया, बहुत अच्छी तरह से सच चलाया है, तभी भी घर के लिए बचाया। तो सेविंग्स करना उसे आता है, निवेश करना शायद उतनी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस बदलने की जरूरत है। मेरे हिसाब से ये नहीं है कि प्रोडक्ट्स की कोई कमी है, एक्सेस की कोई कमी नहीं है। हमारे अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है कि ये काम हम आउटसोर्स नहीं कर सकते, ये हमें करना है, और दूसरी बात, ये हम कर सकते हैं, ये बातें बहुत जरूरी हैं। और जैसे आपने कहा, बदलाव आ रहा है, क्योंकि नए जमाने की लड़की मुझे लगता है बहुत एस्पिरेशनल होती जा रही है। मैं देखती हूँ मुझे कैसी चिट्ठियां आती हैं लड़कियों से, 20-30 साल की लड़कियों से, तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बदलाव भी आएगा। आपने कहा यहाँ पर बुनियादी तौर पर हम थोड़े से बदलाव आते हुए देख रहे हैं। तो खासतौर से अगर मैं मिलेनियल्स की बात करूं, और कई सारी ऐसी सर्वे होते हैं, कई सारी रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं। आज भी हमने कुछ रिपोर्ट्स आती भी देखी हैं जो कह रही हैं कि 18 से 25 साल की जो महिलाएं हैं उनमें निवेश को लेकर ज्यादा उत्साह है। अपने जीवन को या कम से कम अपने आर्थिक जीवन को वो अपने हाथ में लेना चाहती हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर यह है राधिका कि ये क्योंकि इस एज ग्रुप में है, ऑनलाइन निवेश में काफी ज्यादा उत्साह है, काफी ज्यादा दिलचस्पी है इनकी। आपको लगता है कि ऑनलाइन निवेश या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश एक ऐसा जरिया बन जाएगा जहां पर हम महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें, मिलेनियल्स एक ऐसी एज ग्रुप को अट्रैक्ट करेगा जिसमें आगे चलकर हम इन्वेस्टमेंट को लेकर रुझान बढ़ता हुआ देखेंगे? जरूर, क्योंकि क्या हुआ है कि ऑनलाइन, खासकर कोविड के बाद, लोग ऑनलाइन से बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन लेते हैं, चाहे वो ग्रोसरी 10 मिनट में आए या और कुछ हो। तो ऑनलाइन एज अ मोड ऑफ एक्शन, जब आप कपड़े ले सकते हैं, बाकी सब ले सकते हैं, तो आप जरूर जाके एक म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। और ऑनलाइन से दूसरी क्या बात हो गई है कविता जी, इंफॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल हो गई है। तो अगर जैसे आपका कोई एडलवाइस का फंड है, आपको बिना हमसे पूछे इतनी सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए मिल जाती है, हमारे बारे में, हमारे कंपेटिटर्स के बारे में, क्या निवेश हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गई है और खरीदना बहुत आसान हो गया है। और मेरे हिसाब से ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स को महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, यंग लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत एक्सेसिबल बनाता जा रहा है, ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में। दूसरा, महिला के लिए क्या होता है, यंग महिला के लिए, कि किसी से पूछना नहीं पड़ता, किसी एडवाइजर के पास कभी ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तो कभी कभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कैन हेल्प। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको एक ट्रांजैक्शन करने में मदद कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आपकी जानकारी हो। अगर आपको एडवाइस की जरूरत है तो आप वो भी लें, और फिर आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करिए। तो सिर्फ ये एक सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ, हमने पिछले 2 सालों में देखा है कि बहुत लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, खासकर मिलेनियल्स, आ रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज है हमारे कैपिटल मार्केट्स के लिए।
अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि महिलाओं की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गृहिणियों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होगा। शुरुआत में सही कहा आपने, घर को संभालती हैं, जहाँ तक एक घर न सिर्फ संभालने की बात है, एक तरह से पूरे घर को खड़ा रखने की जिम्मेदारी हमारे देश में तो महिलाओं के ऊपर ही होती है। लेकिन गृहिणियों में निवेश को लेकर कितनी उत्सुकता सामने आ रही है? क्या इसको लेकर कोई बदलाव का पैटर्न आपने आता हुआ देखा है? काफी हद तक ये एक परिवार की भी जिम्मेदारी होती है कि उन्हें परिवार के आर्थिक और वित्तीय फैसलों में शामिल किया जाए, उन पर जिम्मेदारी डाली जाए, न सिर्फ घर चलाने की बल्कि हो सकता है पूरे परिवार के निवेश पोर्टफोलियो की भी। लेकिन ये काफी हद तक महिलाओं पर भी निर्भर करता है कि वो कितनी दिलचस्पी दिखाती हैं, कितना आगे आकर ये जिम्मेदारी वो लेना चाहती हैं। गृहिणियों के लिए आप क्या कहेंगी? बहुत सारी महिलाओं को मैं जानती हूँ जो बीसीज में जाके अपने पैसे डालती हैं, किड्डी पार्टीज के जरिए, वो तो एक तरीका है मेल मिलाप का भी, लेकिन मकसद ये भी होता है कि आपको एक ऐसा लमसम पैसा मिल जाए जो कि आप जैसा चाहें वैसे खर्च करना चाहती हैं। पति या जो भी उनके परिवार में उनको पैसे देता है, उसके अलावा एक अलग सी पॉकेट मनी जमा करने की उनकी ख्वाहिश होती है। इनके लिए आप क्या कहेंगी? बिकॉज एक बहुत बड़ा तबका है गृहिणियों का जो कि अगर शामिल हो जाए ना, जो उनकी भागीदारी अगर बढ़ जाए ना इस पूरे इन्वेस्टमेंट के दुनिया में, तो काफी बड़ा बदलाव हम आने वाले वक्त में देखेंगे राधिका। और कहीं ना कहीं यही बदलाव है जो शायद हमारी बेटियों पर आगे चलकर प्रभाव डालेगा। तो ये बहुत अहम बात है, क्योंकि जब एक गृहिणी को आप एजुकेट करते हैं, फाइनेंशियली एजुकेट करते हैं, तो वो सिर्फ खुद के लिए फैसले नहीं लेती। कहते हैं कि जो महिला है, जो गृहिणी है, 80% घर के कंजम्पशन डिसीजंस वो लेती है। वो अपनी फैमिली के लिए डिसीजंस लेती है, वो शायद अपने बूढ़े माँ बाप के लिए डिसीजंस लेती है। एक अच्छी गृहिणी, अच्छी महिला को जब आप एजुकेट करते हैं तो वो शायद अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को अगली जनरेशन के लिए एजुकेट करती है। जैसे मैं खुद का एग्जाम्पल दूं तो मेरी नानी पहली वर्किंग वुमेन थी, पहली महिला थी जिनको आर्थिक आजादी मिली। उन्होंने मेरी माँ को पुश किया, मेरी माँ ने मुझे पुश किया। तो हर जनरेशन ने किसी तरह कुछ तरक्की की, कुछ प्रोग्रेस की, लेकिन ये शुरुआत किसी एक घर की महिला ने की। तो ये बहुत जरूरी है। और कोविड के बाद आई थिंक इसकी अहमियत ज्यादा जाती है। मैं बहुत सेशंस करती हूँ गृहिणियों के साथ, रिच, पुअर, मिडिल क्लास, ऑल ऑफ दैट, एंड आई थिंक एक बहुत रेजिस्टेंस होती है उनमें कि शुरुआत कैसे करें, अपने घर में ये सवाल कैसे उठाएं कि मुझे निवेश के डिस्कशन में हिस्सा लेना है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि अपने हस्बैंड से मैं कैसे सवाल करूं कि मुझे भी जानना जरूरी है। एंड आई थिंक ये दोनों लोग जो हैं, पति पत्नी, उन दोनों को फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। ये कोविड के बाद और भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी ना अनफॉर्चुनेटली बहुत अनसर्टन है। कभी एक टाइम हो जाता है जब एक पार्टनर चला जाता है, बूढ़ा हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, इनकैपेसिटी। दोनों को फाइनेंस की जानकारी होना जरूरी है। और अल्टीमेटली हम निवेश किस लिए करते हैं? किसी गोल के लिए करते हैं, और गोल किसी अकेले के लिए नहीं होते। परिवार के गोल गृहिणी और पति दोनों साथ मिलकर डिसाइड करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी दोनों का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
अक्सर हम कहते हैं कि निवेश के विकल्प जो होते हैं, महिलाओं को, न सिर्फ महिलाओं को बल्कि हर तरह के निवेशक को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि इस मौके पर आप हमारे साथ हैं और आपके मैं कुछ इंटरव्यूज़ भी देख रही थी, आप लोगों को या आमतौर पे एक निवेशक को ही आगाह कर रही थी, समझा रही थी कि साल 2021 जैसे रिटर्न अपने निवेश पोर्टफोलियो में आप इसकी उम्मीद ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके पीछे क्या वजह है, और दूसरा उन लोगों को क्या कहेंगी जिनके लक्ष्य इस साल पूरे होने जा रहे हो, राधिका? तो आई थिंक पहली बात ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि निवेश में एक्सपेक्टेशंस ठीक रखना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है जब भी लोग निवेश से नाखुश होते हैं तो वो मिसअलाइंड एक्सपेक्टेशंस के कारण ही होते हैं। अब 2021 ऐसा साल है जब लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स में तो बहुत ही ज्यादा पैसे कमाए हैं। और मैं जब लोगों से बात करती हूँ तो उन्हें लगता है कि अभी 20-30% रिटर्न में इक्विटी में तो कहीं नहीं गया, और ये सच्चाई नहीं है। आपने 2021 में रिटर्न इसलिए कमाए क्योंकि 20 से एक अर्निंग्स लो पे आप आ रहे थे, कोविड आया, मार्च 20 में मार्केट बहुत गिरा, तो ये सब हुआ। लेकिन ये हर साल होने नहीं वाला। मार्केट ऑन एवरेज आपको, और लोग बड़ा फनी लगेगा इस मार्केट में मैं ऐसी बात कर रही हूँ, 12 से 14% इक्विटी मार्केट का रिटर्न होता है। कुछ साल वो +30 होता है, कुछ साल वो -20 होता है। तो ये जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हर साल 2021 नहीं होगा। थोड़ी म्यूटेड एक्सपेक्टेशंस रखें, तभी आपका निवेश का सफर अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप हर साल होम रन्स एक्सपेक्ट करेंगे, यू विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। और इसलिए मैंने ये बात की क्योंकि मुझे लग रहा है लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं। आई थिंक अगर आपका जो दूसरा सवाल है, अगर आपके इस साल कुछ गोल्स हैं जिनके लिए आपने निवेश किया है और वो गोल्स पूरे हो गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर आपने घर खरीदने के लिए एक SIP की है और वो आपकी SIP के जरिए आपको घर खरीद सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। निवेश करते ही हैं हम इसलिए गोल्स के लिए, तो अपने गोल्स को एंजॉय करिए, पूरा करिए। एंड ऑफ कोर्स जो आपकी इंक्रीमेंटल सेविंग्स हैं उनके लिए नए गोल्स बनाइए, वो भी बहुत जरूरी है। ऑलराइट, लगभग समय खत्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते आपसे ये जरूर समझना चाहती हूँ कि निवेश पोर्टफोलियो में बदलाव बाजार की चाल को देखकर नहीं करना चाहिए। आपके आर्थिक लक्ष्य को आप ध्यान में रखें, उसके मुताबिक आप SIP, जो कि बहुत बखूबी, बहुत ही सुंदर तरीका है म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी बाजार में निवेश करने का, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम बारीकियां हमने हमेशा अपने शो में आपके माध्यम से समझाई है, राधिका। लेकिन एक जो बहुत बड़ा डिबेट हम तूल पकड़ता हुआ देख रहे हैं वो है एक्टिव फंड्स वर्सेस पैसिव फंड का, और खासतौर से AMCs में भी पैसिव फंड्स को लॉन्च करने की होड़ लगी हुई है, उनमें इसका रुझान हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में पैसिव फंड्स या पैसिव इन्वेस्टिंग आपके निवेश लक्ष्यों को पूरा करने का एक अहम जरिया बन जाएगा? तो मैं और ये बड़े अनबायस तरीके से जवाब दे सकती हूँ क्योंकि मेरी AMC के एसेट्स अबाउट 50% एक्टिव, 50% पैसिव हैं, विच इज़ वेरी अनलाइक अदर AMCs। लेकिन मैं कहूँगी इसमें कोई ये जो डिबेट होती है, मुझे लगता है इसमें डिबेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वर्सेस नहीं है, एक्टिव फंड्स भी चलेंगे, पैसिव फंड्स भी चलेंगे। आज की तारीख में आप UDP रेस्टोरेंट में भी खाना खाते हैं, पिज्जा हट में भी खाना खाते हैं और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में भी खाना खाते हैं। आप फंड अपनी नीड के हिसाब से चुनिए, ये बहुत जरूरी है। हाँ, AMCs नए पैसिव फंड्स लॉन्च करती जाएंगे क्योंकि पैसिव इन्वेस्टिंग इंडिया के मार्केट में थोड़ा नया है, बाहर पहले चला हुआ है। तो AMCs हर आदमी अपनी प्रोडक्ट बास्केट बनाता जाएगा। लेकिन क्योंकि कोई AMC इंक्लूडिंग माइंड फंड लॉन्च कर रही है, एक्टिव हो या पैसिव, डजंट मीन कि आपको उसमें निवेश करना चाहिए। आपको अपने हिसाब से, रेस्टोरेंट्स बहुत खुलते हैं, आपको खाना अपने हिसाब से खाना चाहिए, तो ये जानना बहुत जरूरी है। और कैटेगरी वाइज, जैसे कुछ कैटेगरीज में मुझे लगता है एक्टिव इन्वेस्टिंग के बहुत मायने हैं। जैसे मैं एक IPO फंड चलाती हूँ, मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि आप IPO इन्वेस्टिंग पैसिव तरीके से करें, ये एक पैसिव स्ट्रेटेजी ही नहीं है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहां पैसिव फंड्स बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो निवेशक के तौर पे ये कोई डिबेट नहीं है कि आपको एक्टिव चुनना है या पैसिव चुनना है। आपको फंड समझना है और सही काम के लिए और सही लक्ष्य के लिए सही फंड चुनना है, ये चुनना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात मैं कहूंगी कि लोगों को कभी कभी लगता है कि पैसिव फंड्स में कोई रिस्क नहीं है, अगर रिस्क नहीं लेना तो पैसिव फंड कर लीजिए। ये बिल्कुल गलत वो है। चाहे आप एक एक्टिव इक्विटी फंड करें या एक पैसिव इक्विटी फंड करें, दोनों में इक्विटी की रिस्क है, दोनों में आपको लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए, दोनों में वॉलेटिलिटी होगी। तो इन बातों पे मत जाएं, जहां भी निवेश करें एक्टिव या पैसिव,
दोनों केसेस में निवेश को समझना बहुत जरूरी है। चलिए राधिका, हमेशा ही आपसे बात करते हैं तो समय कम पड़ जाता है और निवेश के गुण जितना आपसे समझे वो हमेशा कम ही लगते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं 2022 आपके लिए प्रोफेशनल, पर्सनल सभी तरह के मायनों में बहुत अच्छा रहे, बहुत खूबसूरत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए धन्यवाद।